सुधागढ़ नामक एक छोटे से गांव में मधुकर अपनी पत्नी शीला, 3 बेटियां और एक बेटे के साथ रहा करता था। मधुकर के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 4 बच्चों की जिम्मेदारियां, उनकी पढ़ाई, खाना पीना सब करना मधुकर के बस से बाहर होता जा रहा था। लेकिन मधुकर की माँ के कारण उसे 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी और मधुकर ने 3 लड़कियों के बाद अपने बेटे का मुंह देखा था। मधुकर ने अपनी बड़ी बेटी मेघा की 18 साल की होते ही एक किसान से शादी करवा दी। मेघा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही होशियार भी। एक दिन शीला मधुकर से, सुनिए जी, हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं की ना मेघा की शादी में? अरे नहीं तो, अब 2 साल बाद क्यों पूछ रही हो? अजी, जब से मेघा की शादी हुई है वो हमारे घर सिर्फ दिवाली पर आ पाती है, तो इसीलिए बस। मेघा का सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। उनके कारण हमारी दोनों छोटी बेटियों के लिए शहर से रिश्ता भी आया है। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ, दोनों लड़के अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों के पास बड़ी गाड़ी और शहर में खुद के घर भी है। कुछ ही दिनों में मधुकर की दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी, तो दोनों बहनों का हर दूसरे तीसरे दिन मिलना जुलना हो जाता था। साथ ही उनके पति भी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। मधु, कितना अच्छा है कि हम दोनों एक ही शहर में हैं, है ना? हमेशा मिल पाते हैं। हाँ बहन, काश दीदी भी यही होती तो कितना अच्छा होता। हाँ मधु। अब धीरे धीरे कर मधु और मीना दोनों को अपनी अमीरी पर गर्व होने लगा था। वो जब भी मिलती एक दूसरे से अपनी नई शॉपिंग के बारे में ही बातें करती, और मेघा, उसके पति जब भी उसे कुछ नया खरीदने की बात करते तो उनसे, क्यों ना हम लड्डू के लिए अच्छी सेविंग करें ताकि आगे चलकर उसे कोई कमी ना हो। मेघा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करने की सोचता हूँ, तुम तो लड्डू की ही सोचती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। यहाँ मधुकर का बेटा मोहित भी अच्छी जॉब पर लग गया था। मोहित के कारण उनके घर के हालात बदल चुके थे, तो उसने अपने पिता मधुकर का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने का सोचा। तो वो अपनी माँ से, माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस साल हम पिताजी के जन्मदिन पर सारे मेहमानों को बुलाएं। हाँ, तुम आज ही मेघा, मधु और मीना दीदी को कॉल करके बुला लो। अब शाम के समय शीला अपनी तीनों बेटियों को कॉल करती है और अपने दामादों के साथ मधुकर के जन्मदिन पर बुला लेती है। मधु और मीना अपने पतियों के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में जल्द ही सुधागढ़ पहुंच जाती है, और मेघा बेचारी वो बस से अपने बेटे और पति के साथ आती है। उसे आते देख मधु, अरे मीना, देख तो, अच्छा हुआ मेघा दीदी हमारे साथ शहर में नहीं रहती, वरना ऐसे कपड़े, और देख तो जीजा जी भी कैसे कपड़े पहन आ रहे हैं, साथ ही टिल्लू भी। हाँ मधु, दीदी तो बिल्कुल हमारे स्टेटस से अलग है। देख तो वो साड़ी, वो दुपट्टा और वो कपड़े की बैग। मेघा को इस हालत में देख मधु और मीना उसे अनदेखा कर घर में चली जाती है। यहाँ मोहित भी अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। ये सब देख मेघा को कुछ अलग ही महसूस होता है कि तभी मेघा के माँ पिताजी बाहर आते हैं और पिताजी अपने दामाद के हाथ से बैग ले लेते हैं और शीला उन तीनों के लिए पानी लेकर आती है। तो मेघा माँ से, माँ, मधु और मीना भी आई है ना, तो वो हमें देखकर अंदर क्यों चली गई? तभी मीना बाहर आते हुए, अरे नहीं नहीं दीदी, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप तो बहुत बदल चुकी हो पहले से। हाँ दीदी, हमने तो आपको बिल्कुल पहचाना नहीं। मधु और मीना की बातें मेघा और उसके पति को कुछ अलग ही महसूस कर गई, लेकिन फिर भी सभी बातों को अनदेखा कर माँ, मधु, मेघा और मीना चारों बातें करने लगती है कि तभी मधु, माँ देखो तो, मैं पिताजी के लिए सोने की घड़ी लेकर आई हूँ। पिताजी को बहुत शौक है ना घड़ी पहनने का। माँ, और मैं ये सोने की चैन लेकर आई हूँ पिताजी के लिए। मधु और मीना के गिफ्ट को देखकर मेघा को अपना गिफ्ट फीका लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे निकाल कर, माँ, मैं आपके लिए ये साड़ी और पिताजी के लिए कपड़े और शॉल लेकर आई हूँ। मेघा का गिफ्ट देखकर मधु और मीना एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगती है। उन सबके गिफ्ट्स मोहित ने देख लिए थे, तो उसी हिसाब से उसने अपनी बहनों को रिटर्न गिफ्ट भी लाए थे। अपने पिताजी का जन्मदिन हो जाने के बाद मोहित वो गिफ्ट्स अपनी बहनों को दे देता है
तो मधु और मीना को ज्यादा गिफ्ट देख मेघा को बहुत बुरा लगता है। तभी ये देख मधुकर, मोहित, तीनों तुम्हारी बहनें हैं, उन्हें एक जैसा ही गिफ्ट देना, कोई भेदभाव मत करना बेटा। लेकिन पिताजी, मधु और मीना के गिफ्ट्स। मोहित, मेरी हर बेटी मेरे लिए एक जैसी है, इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अपने पिताजी की बात मानकर मोहित मेघा को भी मीना और मधु जैसा गिफ्ट दे देता है। तभी बाहर आकर मीना मधु से, मधु, मैं सोच रही थी कि लड्डू से हम पहली बार मिल रहे हैं, तो क्यों ना उसे 200 रुपए ही दे दूं? इसी में वो खुश हो जाएगा। 200? मैं तो 100 ही सोच रही थी। ऐसा कह दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। उन दोनों की सारी बातें मेघा के पति सुरेश ने सुन ली, तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि जब से वो यहाँ आए हैं, उनके साथ अलग बर्ताव क्यों हो रहा है। अब घर जाने के बाद सुरेश मेघा से, मेघा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपना घर खेत के पास वाली जमीन पर बनवाए। क्यों? हमारा ये घर भी तो बहुत अच्छा है और खेत के पास ही तो है। मेघा के ऐसे कहने के बावजूद भी सुरेश अपने खेत में एक बड़ा सा घर बनवाता है, जिसे बनाने के लिए शहर से आर्किटेक्ट बुलाता है। घर में हर एक सुख चैन की चीज लेकर आता है, साथ ही अपने खेत में भी काम करता है। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो सीधे तरीके से जिंदगी जीने में यकीन करता था। लेकिन वो ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था कि मेघा का उसकी बहनों ने किस तरह से मजाक उड़ाया था। अब वो एक बड़ी सी कार भी खरीद लेता है और मेघा से, मेघा, लड्डू का 5वां जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना हम तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को बुलाएं और बड़ी सी पूजा कर एक पार्टी सेलिब्रेट करें। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आखिर जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे बेटे की खुशियों के लिए तो कर रहे हैं ना। अब मेघा मीना, मधु, मोहित और अपने माँ पिताजी सभी को अपने घर बुलाती है। सभी मेहमान आ जाने के बाद मेघा का घर के बाहर खड़ी गाड़ी, गैलरी से आती ठंडी ठंडी हवाएं, खेतों की सुंदरता और बड़ी सी पूजा, शाम की पार्टी और पार्टी में मेघा और उसके परिवार ने पहने कपड़े, सब कुछ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मधु, हम किसी सपने में तो नहीं है ना? देख तो, मेघा दीदी बिल्कुल किसी रानी जैसी लग रही है। और लड्डू, जिसके लिए हम सिर्फ एक एक जोड़ी ड्रेस और खिलौना लेकर आए हैं, वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। हाँ मीना, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि दीदी इतनी अमीर है। मधु और मीना की ये बातें सुनकर हंसते हुए सुरेश, बिल्कुल सही कहा मधु तुमने। हम सीधे साधे लोग हैं। हम यकीन करते हैं सोच पर, रिश्तों पर, ना कि पैसे पर। लेकिन तुम दोनों सिर्फ पैसों की शान शौकत में डूबी हो, और तुम दोनों को इससे बाहर निकालना मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपनी छोटी बहनों जैसा मानता हूँ। अब मधु और मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन को गले लग जाती है, उससे माफी भी मांगती है। आगे से मधु और मीना ने कभी भी पैसों का गर्व नहीं किया और ना ही किसी को दिखावा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहा करता था। सूरज खेतों में काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सुलभा भी उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। सुलभा और सूरज का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा ही चंचल स्वभाव का बच्चा था। उसे खेल कूदना बड़ा ही पसंद था। हर साल की तरह इस साल भी सूरज ने पहली बारिश होते ही बीज बोना शुरू कर दिया था। बीज बोने के बाद कुछ दिनों तक बारिश आई ही नहीं और ना ही आने के नामो निशान दिख रहे थे। ये देख सूरज सुलभा से, सुलभा, हमने खेतों में बीज तो बो दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं आई तो क्या होगा? बारिश का हम कैसे बता सकते हैं? मेहनत करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अजी, वो मैं क्या सोच रही थी कि हमारे खेतों में तो ये पुराना वाला कुआं है ना, अगर हम उसकी कुछ मरम्मत करें और थोड़ी बहुत खुदाई भी करें तो उसमें पानी जरूर निकल आएगा और उस पानी की सहायता से हम अपनी खेती कर सकेंगे। सुलभा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कुएं की मरम्मत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है।
सुलभा, उस पुराने कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अगर हम ऐसे ही उसकी मरम्मत कर ले और उसकी खुदाई कर ले तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही उस कुएं का काम कर लेते हैं। जितना हो सके उतना ही करेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो कल से हम काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कह दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन जल्दी से सभी काम कर सुलभा और सूरज दोनों खेतों में आ जाते हैं। सभी और सूखा पड़ने की वजह से कहीं पर भी पानी की आशा नहीं थी, लेकिन सूरज और सुलभा दोनों एक बार कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए दोनों मिलकर कुएं के ऊपर रखी लकड़ियां हटाने लगे। जैसे ही लकड़ियां उन्होंने हटा दी और अंदर झांककर देखा तो कुआं पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था। अंदर पानी के बजाय कचरा भरा हुआ था। तो ये देख सूरज सुलभा से, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अब कई साल बीत चुके हैं, ये कुआं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसमें पानी कहाँ से होगा। उसकी हम मरम्मत करवाएंगे, थोड़ी खुदाई करेंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा ना। अगर खुदाई के बाद भी पानी नहीं आया तो जब भी बारिश होगी तब तो इसमें पानी आएगा। चलो, तुम कहती हो तो इसकी थोड़ी खुदाई करके देखते हैं। अगर पानी लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा ही नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्यों सोचे। सूरज अब रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतरता है और कुएं में पड़ा कूड़ा कचरा साफ करने लगता है। कूड़ा कचरा साफ करते करते उसे 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर बाद में वो वहां पर खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते करते उसे शाम हो गई थी। सुलभा भी सूरज के इस काम में सहायता कर रही थी। वो कुएं की मिट्टी रस्सी की सहायता से ऊपर खींच रही थी। उन्हें कुआं साफ करते करते 5-6 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। अब शाम के समय थके हारे दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर आकर सूरज रमेश से, बेटा, आज तुमने दिन भर क्या किया? पढ़ाई की या नहीं? नहीं बाबा, आज तो दिन भर मैं खेलता ही रहा। रमेश पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है कि तभी सुलभा सूरज से, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलिए खाना बन गया है, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ, चलो। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खेतों में नई उम्मीद के साथ जाते हैं। खेत में जाकर वो फिर से कुएं का काम करने लग जाते हैं और थोड़ी देर खुदाई का काम होते ही सूरज सुलभा को आवाज लगाते हुए, अरे सुलभा, ये मिट्टी ऐसे चमक क्यों रही है? तुम ऊपर से देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कह सूरज थोड़ी सी मिट्टी सुलभा को बाल्टी में डालकर ऊपर खींचने के लिए कहता है और सुलभा बाल्टी ऊपर खींच लेती है। वो मिट्टी देख सुलभा, सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस मिट्टी में तो कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है ये? मुझे नहीं पता, मगर चमक को देखकर जैसे सोना लग रहा है। सोना? पहले हमें इसकी जांच करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा। सूरज जी, सबसे पहले तो आप बाहर आ जाइए और इस मिट्टी को सोनार के पास दिखा कर लाइए। हाँ, अभी आया। सूरज जल्दी से कुएं से बाहर आ जाता है। अपने कपड़े बदलकर सोनार की दुकान पर चला जाता है। जब सूरज सोनार को अपने पास की मिट्टी में स्थित सोना दिखाता है तो सोनार की आंखें चमक उठती है और सोनार सब कुछ समझ जाता है कि वो सोना उसे जमीन से मिला है। तभी सोनार सूरज से, अरे वाह भाई, ये तो सोना है, सोना, जमीन का अशुद्ध सोना, इसे शुद्ध करना होगा। क्या आप ये मुझसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, मगर दाम थोड़ा कम होगा भाई। चलेगा। सूरज अपने पास की मिट्टी सोनार को दे देता है और कुछ आए हुए पैसे लेकर घर चला जाता है। सूरज घर पर आते ही सुलभा सूरज से, क्या कुएं की मिट्टी में सच में सोना है? हाँ सुलभा, सच में वो सोना है, मगर सोनार कह रहा था कि वो अशुद्ध सोना है, उसे शुद्ध करना होगा। शायद हमारे पुरखों ने
इसीलिए इस कुएं को बंद करके रखा था। सुलभा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके खेत के कुएं में सोना मिल रहा है। अब सूरज दिन भर मेहनत करके कुएं की मिट्टी निकाल रहा था और फिर सोनार के पास ले जाकर उसे बेचा करता था। ये बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को ये बात समझ में ना आए कि सूरज कहाँ से वो मिट्टी लेकर आ रहा है। इसकी वो पूरी तरह से खबरदारी ले रहा था। एक दिन सूरज सुलभा से, सुलभा, आज हमारे सोना देने वाले कुएं की वजह से हमारी परिस्थिति में कितना सुधार आ गया है। हमें इसमें से कुछ पैसे गरीबों में भी बांटने चाहिए। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में सूरज बड़ा अमीर आदमी बन गया था। साथ ही साथ सुलभा ने भी अपने लिए कुछ गहने बनवा लिए थे। घर की कुछ जरूरत की चीजें भी उसने खरीद ली थी। उन दोनों ने गरीबों में अन्नदान किया, जरूरतमंदों को पैसे दिए। इस तरह से सूरज और सुलभा का परिवार सोना देने वाले कुएं की वजह से सुखी और समृद्ध हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेती करना बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने पैर जमीन पर ही रखे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने नसीब में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है।